नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कोर्ट रूम में बड़ों बड़ों का पसीना छुड़ा देते हैं। एक्सीडेंट और क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट एडवोकेट निशांत कुमार जी। निशांत जी आज हमें सिर्फ धाराओं की बात नहीं बताएंगे, आज हम उस इंसान की भी बात करेंगे जो अक्सर फाइलों के बीच में दम तोड़ देती है। निशांत जी, आज की चर्चा में बहुत भारी मन से शुरू कर रही हूँ। सड़कों पर जो हो रहा है वो अब सिर्फ हादसा नहीं रहा। सबसे पहले मेरा सवाल उन हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है जिनकी मौत या मर्डर सड़क पर चलते हुए हो जाता है। जैसे उत्तम नगर में उस शाम को एक क्लस्टर बस काल बनकर आई, 3 मासूमों को कुचल दिया और बाद में पता चला कि ड्राइवर नशे में धुत था। निशांत जी, एक बात बताइए, एक आम आदमी के लिए तो ये सीधा साधा कत्ल है, लेकिन कानून की चश्मा पहनकर आप इसे क्या कहेंगे, एक हादसा या फिर जानबूझकर किया गया कत्ल? जी। इसमें लता जी, उत्तम नगर की वो घटना सुनकर किसी का भी खून खौल जाएगा। देखिए, कानून की भाषा और एक आम आदमी के जज्बात में जो फर्क है, अपराध अक्सर उसी का फायदा उठाते हैं। अपराधी अक्सर उसी चीजों का फायदा उठाते हैं। अगर हम भारतीय न्यायिक संहिता की बात करें तो पुराने कानून आईपीसी में ऐसे मामलों को धारा 304 ए लापरवाही से मौत में डाल दिया जाता था, जिसमें अपराधी 2 साल में बाहर आ जाते थे। लेकिन अब बीएनएस की धारा 106 में काफी बदलाव आ गया है। अगर ड्राइवर नशे में है, एक्सीडेंट करके भागता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है नए कानून में। लेकिन आपके सवाल का जो असली मर्म है कि क्या ये मर्डर है, कानून में एक शब्द होता है मेंस रिया, यानी अपराध करने की नीयत। अगर मान लीजिए, अगर मैं पिस्तौल लेकर सड़क पर गोली चलाऊं और कहूं कि मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था, तो क्या कानून मानेगा? नहीं। वैसा ही जब एक ड्राइवर शराब पीता है तो उसे पता होता है कि वो 2.5 टन के लोहे की मशीन बस चला रहा है जो किसी की जान ले सकता है। इसे हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर यानी बीएनएस की धारा 105 के तहत ला सकते हैं। इसमें अपराधी को पता होता है कि उसके काम के कारण ही मौत हुई है। लेकिन होता क्या है, हम अक्सर देखते हैं पुलिस अक्सर रसूख या दबाव में इसे सिर्फ लापरवाही नेग्लिजेंस दिखाती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम शमसुद्दीन जैसे केसों में कहा है कि रैश ड्राइविंग जो सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि समाज के प्रति एक अपराध है। अगर हम उत्तर नगर वाले केस में अगर पुलिस चाहे तो इस धारा 105 पुराना 304 पार्ट 2 में फिट कर सकती है, जिसमें 10 साल तक का जेल है। पर करवा सच ये है कि जब तक हम नियत साबित नहीं करते तब तक ये हादसा ही बना रहता है। यही तो चुभने वाली बात है निशांत जी। उत्तम नगर मामले में ड्राइवर को पता था तो शराब पीकर स्टीयरिंग संभाल रहा है, वो मौत को दावत दे रहा था, तो फिर पुलिस ने उसको मर्डर की धारा 103 है बीएनएस की, जो पहले शायद आईपीसी 302 की थी, अगर मैं सही हूँ तो उसको लगाने की बजाय हल्की धाराओं में केस दर्ज क्यों किया? क्या कानून इतना लचीला है निशांत जी कि नशेड़ियों को बचाने का रास्ता दे देता है? इसलिए लता जी, यहाँ पुलिस की कलम और जांच का खेल शुरू होता है। धारा 103 मर्डर लगाने के लिए पुलिस को यह साबित करना होगा कि ड्राइवर उस बस को लेकर उन 3 खास लोगों को ही मारने गया था, यानी स्पेसिफिक इंटेंट। एक्सीडेंट के केस में यह साबित करना पहाड़ खोदने जैसा है। अपराधी क्यों बचते हैं? क्योंकि पुलिस बीएनएस की धारा 106(1) लगाती है, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। इसमें जमानत मिलना आसान हो जाता है। अब देखिए, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए की भूमिका आती है। पहले जो एविडेंस एक्ट था उसमें डिजिटल सबूतों पर बहुत झंझट था। अब बीएसए के तहत सीसीटीवी फुटेज को प्राइमरी सबूत माना जाता है। अगर पुलिस उत्तम नगर के केस में नॉलेज ज्ञान को आधार बनाए कि ड्राइवर नशे में था और उसे पता था कि वो हत्यारा बन सकता है, तो मामला सख्त हो सकता है। पर पुलिस अक्सर मेडिकल रिपोर्ट में खेल कर देती है। अगर खून
खून का नमूना लेने में 2-4 घंटे की भी देरी हुई तो शराब का असर कम हो जाता है और वकील कोर्ट में कह देते हैं कि मेरा वकील तो होश में था। रसूखदार लोग इसी टाइम गैप को खरीदते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार देता है, लेकिन जब अपराधी को बचाने के लिए कानून की बारीकियों का इस्तेमाल होता है तो वो अधिकार सिर्फ कागजों पर रह जाता है। अच्छा, मेरा निशान से मेरे को ये भी पूछना था कि ये तो सिर्फ ड्राइवर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन उस बस के मालिक का क्या या सच नहीं कि क्लस्टर बस ऑपरेटर और बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ड्राइवरों को नशे की आदतों का नज़रअंदाज कर देती है? उन पर भी तो आपराधिक साजिश का केस क्यों न चलाया जाए? आखिर वो एक नशेड़ी के हाथ में मौत की मशीन सौंप रहे हैं। जी हाँ, आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। कानून में इसे कहते हैं वैकेरियस लायबिलिटी, प्रतिनिधिक दायित्व। सिविल कानून एमएसटी में तो मालिक को हर्जाना देना पड़ता है, लेकिन क्रिमिनल कानून में मालिक को जेल भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ एक मोड़ है। अगर हम बीएनएस की धारा 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो अगर ये साबित हो जाए कि बस ऑपरेटर को पता था कि उसका ड्राइवर अक्सर नशे में रहता है या बस स्पीड गवर्नर खराब है, फिर भी उसे सड़क पर उतारा, गाड़ी को उसने सड़क पे उतारा, तो मालिक भी अपराधी है। लेकिन होता क्या है, कंपनियां कागजों पर बहुत मजबूत होती है। वो दिखा देंगी कि हमने तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि नशा नहीं करना है। केस हिस्ट्री देखे तो MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ओलम गैस लीक केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत आया था। अगर आपकी खतरनाक एक्टिविटी से किसी को नुकसान होता है तो आप बच नहीं सकती, लेकिन ट्रांसपोर्ट के मामलों में पुलिस मालिकों तक पहुंच ही नहीं पाती है। वो ड्राइवर को बलि का बकरा बना देती है और कंपनियां नया ड्राइवर रखकर फिर से बसें सड़क पर उतार देती हैं। जब तक बस ऑपरेटर पर भारी जुर्माना और मैनेजमेंट को जेल भेजने का प्रावधान सख्ती से लागू नहीं होगा, उत्तम नगर जैसे कांड आए दिन होते रहेंगे। निशान जी, अब उस खौफनाक मंजर पर आते हैं जो दिल्ली के हर मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में एक 22 सवार की मौत सड़क पर PWD के एक गहरे गड्ढे में गिरकर हुई थी, जो खबर में काफी आई थी, आपको याद भी होगा। वो तो बस अपना काम पर जा रहा था। क्या उस ठेकेदार और उस लापरवाह इंजीनियर को भी जेल नहीं होना चाहिए जिसने सड़क पर यह मौत का जाल बिछाया था? क्या उनकी लापरवाही किसी कत्ल से कम नहीं है? श्रीलता जी, ये वाकई सड़क पर किया गया कत्ल ही है। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सेफ सड़क मतलब सुरक्षित सड़क देना उनका संवैधानिक जिम्मेदारी है। गड्ढे से मौत के मामले में पुलिस अक्सर धारा 304A और BNS 106 के तहत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करती है। अज्ञात कौन? गड्ढा तो किसी ने खोदा ही होगा, किसी इंजीनियर ने उसे पास किया होगा। यह कानून की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम दिल्ली बनाम शुभांगवती केस में कहा था कि अगर सरकारी ढांचे की देखरेख में कमी है तो उससे किसी की जान जाती है तो विभाग जिम्मेदार है। लेकिन क्रिमिनल केस में ठेकेदार बच निकलते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में कह देते हैं कि बारिश बहुत थी या मिट्टी धंस गई, जिसे कानून की भाषा में एक्ट ऑफ गॉड दिखाने की कोशिश की जाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए दौर में हमें ड्रोन मैपिंग और डिजिटल ऑडिट का सहारा लेना चाहिए। अगर गड्ढा 15 दिन से खुला था तो PWD के उस इलाके के जूनियर इंजीनियर पर BNS की धारा 105 लगनी चाहिए कि उसे ज्ञान था कि ये मौत हो सकती है।
हो सकती है। जब तक 2-4 इंजीनियर जेल नहीं जाएंगे तब तक ये सड़कों पर भ्रष्टाचार की लिपापोती बंद नहीं होगी। ठेकेदार का तो सिर्फ लाइसेंस ब्लैक लिस्ट होता है, वो दूसरी कंपनी बनाकर फिर से ठेका ले लेते हैं। असली मार तब पड़ेगी जब उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। निशान जी, आपके इन जवाबों से साफ कर दिया है कि कानून में रास्ते तो हैं पर नीयत की कमी है। अगले सवाल में हम रसूखदार के उस खेल की बात करेंगे जहाँ से सबूत गायब कर देते हैं। अब ये बताइए, पिछले सवालों में हमने सिस्टम की सुस्ती देखी, लेकिन अब बात करते हैं उस पावर की जो कानून को ही खरीद लेते हैं। खराब सड़क या मैनहोल की वजह से होने वाली मौत पर पुलिस अक्सर अननोन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। क्या यह भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की एक सोची समझी चाल है? आखिर गड्ढा तो किसी नामी ठेकेदार ने खोदा होगा ना एडवोकेट निशान जी, क्या कहेंगे आप? आपने सीधे सिस्टम के नेक्सस पर चोट की है। देखिए, पुलिस जब अज्ञात लिखती है तो वो दरअसल एक कानून एग्जिट डोर, बाहर निकालने का रास्ता खोल देती है। कानून में एक शब्द होता है कल्पेबिलिटी, दोषी सिद्ध। अगर पुलिस एफआईआर में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर या ठेकेदार का नाम लिख दे तो उसे तुरंत गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन अज्ञात लिखने से पुलिस को जांच का समय मिल जाता है और उस समय में सबूत मिटा दिए जाते हैं या गड्ढा रातों रात भर दिया जाता है। बीएनएस की धारा 106 में अब सजा तो बढ़ी है, लेकिन अगर आरोपी अज्ञात है तो सजा किस पे लागू होगी? या भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 समता का अधिकार कुचला जाता है। अमीर ठेकेदार के लिए कानून का दरवाजा अलग है और गरीब बाइक सवार के लिए अलग। सुप्रीम कोर्ट ने सुशील अंसल बनाम स्टेट में साफ कहा था कि सार्वजनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उन लोगों की है जो मैनेजमेंट में है। यही नियम सड़कों पर भी लागू होनी चाहिए। अगर पीडब्ल्यूडी का कोई जेई उस इलाके का दौरा नहीं करता तो उसे बीएनएस की धारा 226 लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा के तहत क्यों न घसीटा जाता? असल में पुलिस और प्रशासन के बीच एक मौन समझौता होता है। तुम हमारे केस मत बनाओ, हम तुम्हारी फाइलें नहीं रोकेंगे। यही वजह है कि अज्ञात के नाम पर फाइलें सालों तक धूल फाकती रहती है। लेकिन यही तो दर्दनाक है। क्या भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे हम पीडब्ल्यूडी या एमसीडी के कमिश्नर को सीधी हत्या के प्रयास के लिए कटघरे में खड़ा कर सके? आखिर जब तक ऊपर वाले नहीं नापेंगे नीचे वाले काम क्या करेंगे? इसलिए लता जी, सैद्धांतिक रूप से तो बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या उन पर लग सकता है, क्योंकि उन्हें नॉलेज ज्ञान है कि खराब सड़क से मौत होगी। लेकिन व्यवहार में कानून में डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी, संप्रभु उन्मित्त का एक पुराना साया आज भी है, जिसमें सरकारी अधिकारियों को उनके काम के दौरान हुई गलती के लिए सुरक्षा मिल जाती है। हालांकि अब वक्त बदल रहा है, हम वकीलों को अब कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का सहारा लेना पड़ता है। आर्टिकल 21 के तहत हम सीधे हाई कोर्ट में रिट याचिका डाल सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि अगर कोई गड्ढे से मरता है तो यह स्टेट की विफलता है, लेकिन कमिश्नर को मर्डर के केस में फंसाना मुश्किल है, क्योंकि कानून कहता है कि डायरेक्ट एक्ट, सीधा कार्य होना चाहिए। गड्ढा कमिश्नर ने खुद नहीं खोदा, पर मेरा मानना है कि बीएनएस की धारा 198 लोक सेवक द्वारा अपनी ड्यूटी के अपेक्षा के तहत अगर उन्हें जेल नहीं तो कम से कम उनकी निजी संपत्तियों से मुआवजा वसूलने का प्रावधान होना चाहिए। जब तक कमिश्नर की कुर्सी नहीं डलेगी
दिल्ली के सड़कें डेथ ट्रैक बनी रहेंगी। निशान जी, अब हम उस केस पर आते हैं जिसने पूरे देश को गुस्सा से भर दिया। पुणे फोर्स कांड, एक 17 साल का नाबालिग रईसजादा नशे में करीबन 200 की स्पीड और 2 मासूम इंजीनियरों की मौत का जिम्मेदार होता है। बदले में उसे सजा क्या मिली? 300 शब्दों का एसे। निशांत जी, क्या भारत का कानून अमीरों के बच्चों को कत्ल का लाइसेंस बांट रहा है? इसलिए लता जी, पुणे का वो केस हमारे न्याय तंत्र के मुंह पर एक करारा तमाचा था। वहाँ जो हुआ वो कानून की कमी नहीं थी, वो कानून का दुरुपयोग था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट भी हम उसे कहते हैं, के अनुसार अगर 16 साल से ऊपर का बच्चा कोई जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम करता है तो उसे व्यस्त एडल्ट की तरह माना जाना चाहिए। वहाँ हुआ क्या, पुलिस और जेजे बोर्ड के बीच की साठगांठ ने उसे जघन्य के बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ब्लड सैंपल बदलने की जो घटना हुई, उसने दिखाया कि रसूखदार लोग किस हद तक जा सकते हैं। कानून में एक शब्द है, मेंस-रिया, अपराध बोध। उस लड़के को पता था कि वो नाबालिग है, शराब पी रहा है और इतनी तेज गाड़ी चला रहा है। यह लापरवाही नहीं बल्कि बीएनएस की धारा 105 नॉलेज ऑफ डेथ का मामला था। लेकिन सिस्टम ने उसे बच्चा मानकर निबंध लिखवा दिया। संविधान का आर्टिकल 21 उस मर गए युवक युवती के लिए भी था, पर सिस्टम ने रईस के बेटे के पुनर्वास को प्राथमिकता दी। यह कत्ल का लाइसेंस नहीं तो क्या और क्या है। जब तक हम जुवेनाइल एक्ट के वेस्ट वाले क्लॉज को सड़क पर हादसों में सख्ती से लागू नहीं करेंगे, ये रईसजादे सड़कों को अपना वीडियो गेम समझते रहेंगे। अच्छा निशांत जी, बताइए, ये जो रसूख की बात हो रही है, तो सलमान खान हिट एंड रन केस का जो जिक्र ना हो ये तो मुमकिन नहीं है। 13 साल केस चला, सरेआम लोग कुचले गए थे, लेकिन अंत में अचानक एक ड्राइवर प्रकट हुआ और सलमान फ्री हो गए इस केस से। निशांत जी, 13 साल बाद ड्राइवर का सामने आना, क्या ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी ऐतिहासिक हार नहीं थी? ये कौन सा कानूनी जादू है जो एक मौके पर अपराधी बदल देता है? वह केस भारत के कानून के इतिहास में डार्क चैप्टर है। उसे जादू नहीं, शैडो डिफेंस कहते हैं। देखिए, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी माना था, लेकिन हाई कोर्ट में मामला सिर्फ इसलिए पलटा क्योंकि पुलिस सबूतों की कड़ियां, चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं जोड़ पाई। सबसे बड़ी विफलता साक्ष्य अधिनियम के पुराने नियमों में थी। सलमान के केस में मुख्य गवाह थे बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल, जिनकी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। कानून कहता है कि अगर गवाह की गवाही क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले अधूरी रह जाए तो उसे कमजोर माना जाता है। तो रसूखदार लोग इसी का फायदा उठाते हैं। केस को इतना लंबा खींचो कि गवाह या तो मर जाए या डर जाए या बिक जाए। 13 साल बाद ड्राइवर का सामने आना दरअसल पुलिस की लापरवाही की पराकाष्ठा थी। पुलिस ने शुरू में यह साबित ही नहीं किया कि सीट पर कौन बैठा था। संविधान का आर्टिकल 20(3) कहता है कि किसी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फर्जी गवाह खड़ा कर दें। उस केस ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास बेहतरीन वकील की फौज और यही तो चुभता है कि सबूतों की कमी ही अक्सर रसूखदार अपराधियों के केस में ही क्यों होती है। क्या पुलिस जांच में जानबूझकर लूप होल छोड़ दिया जाता है ताकि ऊपर की अदालत में मामला गिर जाए? क्या
पुलिस की डायरी में भी अमीरों के लिए अलग इंक इस्तेमाल होती है। लता जी, पुलिस की जांच में ये छेद कोई एक्सीडेंट नहीं होते, ये डिजाइन होते हैं। मैं आपको वकील के तौर पर अंदर की बात बताता हूँ। एक्सीडेंट के बाद सबसे पहली और जरूरी चीज होती है स्पॉट पंचनामा और फॉरेंसिक एविडेंस। कसूरदारों के मामले में पुलिस अक्सर ब्लड टेस्ट में 6-8 घंटे की देरी कर देती है। विज्ञान कहता है कि हर घंटे के साथ शरीर में शराब का स्तर गिरता है। कोर्ट में जब 8 घंटे बाद की रिपोर्ट आती है तो वकील कह देता है मेरा वकील तो होश में था। दूसरा खेल होता है सीसीटीवी का गायब होना। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पुलिस को डिजिटल सबूतों के लिए धारा 63 के तहत कड़ा सर्टिफिकेट देना पड़ता है, लेकिन पुलिस अक्सर तकनीकी खराबी का बहाना बना देती है। संविधान का आर्टिकल 226 हमें अधिकार देता है कि हम निष्पक्ष जांच फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट जाए। लेकिन आप बताइए गरीब आदमी को तो ये भी नहीं पता कि एफआईआर की कॉपी कैसे लेनी है। पुलिस चार्जशीट में जानबूझकर ऐसी कड़ियां छोड़ देती है जिन्हें एक सदा हुआ वकील 2 मिनट में तोड़ देता है। ये छेद दरअसल भ्रष्टाचार के वो रास्ते हैं जहाँ से अपराधी वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर घर चला जाता है और पीड़ित कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। जी ओके साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि अब हम उस दरिंदगी की बात करते हैं जिसने अंजलि को कंझावाला केस में मौत की नींद सुला दिया। लड़की को कार से कई किलोमीटर तक घसीटा गया और आरोपियों ने बेशर्मी से कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला। निशान जी बात बताइए, क्या ये दलील किसी भी वैज्ञानिक और कानूनी कसौटी पर टिक सकती है? क्या कार के टायर के नीचे दबे एक इंसान की जान का एहसास ड्राइवर को नहीं हुआ होगा? कांझावाला कांड रेयरेस्ट ऑफ रेयर लापरवाही और क्रूरता का उदाहरण है। वो पता नहीं चला वाली दलील पूरी तरह सफेद झूठ है। मैकेनिकल इंजीनियर और फोरेंसिक साइंस के हिसाब से अगर कार के नीचे 40-50 किलो का वजन एक इंसान का शरीर फंसता है तो कार की ड्रैग कैपेसिटी बदल जाती है और कार की आवाज बदल जाती है और स्टीयरिंग पर दबाव महसूस होता है। कानूनी तौर पर पुलिस ने यहाँ शुरू में बहुत गलती की। उन्हें इसे सिर्फ एक्सीडेंट मान, लेकिन बाद में इसे बीएनएस की धारा 101 मर्डर के लिए सजा और धारा 103 में बदलने की कोशिश हुई। कोर्ट में आरोपियों के वकील ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेग्लिजेंस बचाव लिया कि उनका इरादा मारना नहीं था, लेकिन साक्ष्य अधिनियम के तहत परिस्थितिजनक के साक्ष्य सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत मजबूत थे उस केस में। इतनी दूर तक घसीटना ये साबित करता है कि आपके मन में मानवीय संवेदना मर चुकी थी। कानून में इसे डिप्रेव्ड हार्ट मर्डर की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। पुलिस की सस्ती और पीसीआर वैन की अनुपस्थिति ने उस रात अंजलि की जान ली। यह केस सिस्टम की उस अंधेरी गली को दिखाता है जहां रात के वक्त सड़कों पे कोई कानून नहीं होता, सिर्फ रसूख और शराब का पहरा होता है। वकील साहब, अब उस कड़वी हकीकत पर आते हैं जिससे हर वकील का सामना होता है। संजीव नंदा BMW केस में हमने देखा कि रसूखदारों ने सरेआम गवाहों को खरीद लिया और वे कोर्ट में मुकर गए। जब गवाहों को डराना, धमकाना और खरीदना इतना आसान है तो एक गरीब पीड़ित को इंसाफ मिलने की क्या उम्मीद बचती है? क्या हमारा कानून गवाहों की सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल हो चुका है? स्नेहलता, गवाहों का मुकर जाना, जिसे हम कानून की भाषा में होस्टाइल होना कहते हैं,
हमारे न्याय तंत्र की सबसे बड़ी बीमारी है। आप देख ले संजीव नंदा केस में तो हद हो गई थी कि जब गवाह ने कह दिया कि गाड़ी नहीं, कोई सफेद तेल का टैंकर था। देखिए, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में गवाहों के लिए कई नियम तो है, लेकिन जमीन पर सुरक्षा गायब है। संविधान का अनुच्छेद 21 हमें सम्मान के साथ जीने का हक देता है, लेकिन जब एक गवाह को रसूखदार लोग धमकी देते हैं तो प्रशासन सोता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र चावला बनाम भारत सरकार के फैसले में गवाह सुरक्षा योजना लागू करने की बात कही थी, लेकिन यह सिर्फ कागजों पर है। अमीर लोग केस को इतना लंबा खींचते हैं कि गरीब गवाह या तो टूट जाता है या बिक जाता है। जब तक गवाहों की गवाही सीधे मजिस्ट्रेट के सामने कैमरे पे दर्ज नहीं होगी और उसे सबूत नहीं माना जाएगा, तब तक ये रईसजादे गवाहों को अपने जेब में रखकर घूमते रहेंगे। ये अक्सर होता है कोर्ट के गलियारों में, हम ऐसे ही देखते हैं कि घटना घटती है, क्राइम होता है, अपराध होता है और अपराधी इसी वजह से साफ बचे निकलते हैं। लेकिन हम जो बातचीत कर रहे हैं इससे तो यही बात निकल कर आती है, ये तो सरासर तानाशाही है। अब देखिए ना, अहमदाबाद के उस जगुआर कांड की बात करते हैं जहां तथी पटेल ने 160 की रफ्तार में सड़क पर खड़ी भीड़ पर गाड़ी चला दी थी। जब रफ्तार इतनी तेज हो कि ड्राइवर को पता है कि सामने वाला बचेगा नहीं, तो फिर कानून इसे सिर्फ लापरवाही क्यों मानता है? क्या इसे हत्या के इरादे में नहीं बदला जाना चाहिए? लता जी, आपने बहुत सही नस पकड़ी। कानून में दो चीजें होती हैं, एक लापरवाही और दूसरा ज्ञान। जब आप 160 किलोमीटर की रफ्तार पर गाड़ी चलाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ लापरवाह थे। आपको पूरा ज्ञान था कि इस रफ्तार पे टक्कर का मतलब मौत है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 जो पहले 304 थी, इसके लिए बनी है। इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि आपके काम से किसी की जान जा सकती है। लेकिन रसूखदार वकील इसे धारा 106 लापरवाही से मौत में बदलाव देते हैं। जहाँ सजा कम है, तथ्य पलट जैसे केसों में पुलिस को हत्या का प्रयास का केस दर्ज करना चाहिए, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार पर गाड़ी चलाना सड़क पर अंधाधुंध गोली चलाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि तेज रफ्तार को खतरनाक हथियार माना जाना चाहिए, लेकिन सिस्टम अक्सर अमीर बेटों के भविष्य के नाम पर कानून को नरम कर देता है। एक और चालाकी जो रसूखदार करते हैं वो वाली BMW के जैसी घटना। एक्सीडेंट के बाद नेता का बेटा फरार हो गया ताकि उसका नशा उतर जाए, और जब तक मेडिकल टेस्ट हो खून में शराब। जी 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 बिल्कुल। आप इसी में मैं एक सवाल करती हूँ जो आप अभी बता रहे थे। ये जो चालाकी जो किया था रसूखदार ने, ये मामला है वर्ली BMW की केस की जो आप बता रहे थे। एक्सीडेंट के बाद नेता का बेटा सच में फरार हो जाता है। आपने बताया कि वो नशा से उतर जाता है, लेकिन जब उसका मेडिकल टेस्ट होता है तो खून में शराब का नामो निशान नहीं मिलता। इस समय कई खेल और कानूनी चालाकी को आपके पास क्या इलाज है? क्या इलाज है इसका? अपराधी इसलिए भागता है, ये भागना कैसे भाग जाता है? जी, दरअसल भागना भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत उसे 10 साल की सजा होगी। नए कानून में भागने पर सजा बढ़ा दी गई है, लेकिन असली समस्या मेडिकल टेस्ट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अब डिजिटल सबूतों पर जोर है। अगर पुलिस अपना काम या समय पर खून का नमूना नहीं ले पाती है तो हमें आसपास के CCTV फुटेज देखने चाहिए कि वो अपराधी एक्सीडेंट से पहले किस पब या बार में था, उसने कितनी शराब पी, इसका बिल और वहाँ के गवाहों के बयान को परिस्थितिजनक सबूत माना जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 20(3) कहता है कि आप किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भागने वाले को इनाम मिले।
निशान जी, मेरा अगला सवाल ये है, अक्सर लोग सिर्फ ड्राइवर को कोसते हैं, लेकिन उस सड़क का क्या जो जानलेवा बनी। अभी वो मामला लेते हैं, साइरस मिस्ट्री एक्सीडेंट में सड़क की गलत बनावट पर बहुत शोर मचा। क्या हमारे देश में कभी किसी बड़े अफसर या सड़क बनाने वाले अथॉरिटी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चला है, या सड़कों का गलत डिजाइन बनाना अपराध नहीं है क्या? इसलिए लता जी, कड़वा सच ये है कि हमारे देश में बड़े अफसर और इंजीनियर अछूत बने हुए हैं। साइरस मिस्त्री केस ने दिखाया कि कैसे एक छोटा सा डिवाइडर और गलत डिजाइन मौत का कारण बना। कानून में लोक सेवक को काम के दौरान सुरक्षा मिली हुई है, जिसका ये अफसर बहुत ही गलत फायदा उठाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित सड़क हमारा मौलिक अधिकार है। अगर कोई पुल गिर जाए या सड़क की बनावट गलत हो जाए तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 के तहत उस इंजीनियर पर मुकदमा चलाना चाहिए जिसने उस डिजाइन को पास किया। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं, विभाग एक जांच कमेटी बना देती है जो सालों तक चलती है और अंत में फाइल बंद हो जाती है। जब तक एक्सीडेंट क्लेम कोर्ट में इन अफसरों की तनख्वाह से मुआवजा वसूलने का आदेश नहीं आएगा, ये लोग सड़कों को मौत का जाल बनाना बंद नहीं करेंगे। अब दिल्ली की सड़कों की वो तस्वीर जो हर मानसून में दिखती है। रोहिणी में एक खुले सीवर में बाइक सवार गिर गया था, ये घटना भी आई थी और उसकी मौत हो जाती है। निशान जी, क्या ऐसे मामलों में उस विभाग के मुखिया पर सीधा मुकदमा नहीं चलना चाहिए? आखिर जब हम टैक्स देते हैं तो क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है? विभाग घटनाएं दिखाती हैं कि विभाग कितना संवेदनशील हो चुका है। कानून में इसके लिए सिविल लापरवाही का रास्ता तो है, लेकिन क्रिमिनल केस में अक्सर बच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम दिल्ली बनाम भांगवती केस में साफ कहा था कि सार्वजनिक ढांचों की देखरेख में कमी के लिए विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर सीवर खुला था तो उस इलाके के जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 लगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि खुले सीवर से किसी की जान जा सकती है। पर पुलिस अक्सर इसे सिर्फ एक्सीडेंट दिखाकर रफा दफा कर देती है। हमें अब सीधे विभाग के मुखिया यानी कमिश्नर तक जिम्मेदारी तय करनी होगी, वरना एक गड्ढा भरेगा और दूसरा किसी और की जान ले लेगा। जी जी, आपकी सारी जो जानकारी है रियली वो हम सभी को ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें जानकारी होती है और हम फाइट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। हमें पता अगर नहीं होता है, पुलिस कई बार हमें मामले से घुमा देती है। अब हमारा अगला सवाल है कि अक्सर देखा है कि जब कोई रसूखदार पकड़ा जाता है तो वो अचानक बीमार पड़ जाता है। वो मेडिकल रिपोर्ट का बहाना बनाकर महीनों अस्पताल में के वीआईपी कमरे में गुजार देता है और जेल जाने से बच जाते हैं। क्या वकीलों और सिस्टम के लिए इस डॉक्टर अपराधी का सांठगांठ को तोड़ना इतना मुश्किल है? क्या कानून में इस धोखेबाजी का कोई इलाज नहीं है? वकील साहब, यह हमारे सिस्टम की सबसे पुरानी और घिनौना खेल है जी। इसे कानूनी भाषा में न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालना कहते हैं। रसूखदार लोग भारतीय न्याय संहिता की धाराओं से बचने के लिए डॉक्टरों के साथ मिलकर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 कैदियों को भी स्वास्थ्य का अधिकार देता है और अपराधी इसी का फायदा उठाते हैं। लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए दौर में कोर्ट बहुत सख्त हो गया है। हाल के कई मामलों में हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का एक स्वतंत्र बोर्ड बनाने का आदेश दिया है, ताकि निजी डॉक्टर मिली भगत को पकड़ा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बनाम आर जयपाल जैसे मामलों में साफ कहा है कि बीमारी के नाम पर जेल से बचना कानून के साथ मजाक है। अगर यह साबित हो जाए कि डॉक्टर ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट दी है, तो उस डॉक्टर पर भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 के तहत केस चलाना चाहिए। जब तक 2-4 डॉक्टर जेल नहीं जाएंगे, यह मेडिकल वाला ड्रामा बंद नहीं होगा। सही बोल रहे हैं निशान जी। एक और गंभीर मुद्दा है नाबालिग होने का ढोंग। क्या आपको नहीं लगता है कि जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है आज के दौर में अमीरों के लिए एक ढाल बन चुका है? वह जानते हैं कि
अपराध करके भी वो बच्चा बनकर बच निकलेंगे। क्या यह कानून उन परिवारों के साथ अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं करता जिन्होंने अपने को खोया हुआ है? स्नेहलता जी, यह कानून की वो कमी है जिसे समाज की बदलती हकीकत के साथ सुधारना होगा। जी 2012 के निर्भया कांड के बाद कानून में बदलाव आया था कि 16 से 18 साल की बच्ची नहीं, सब 16 से 18 साल के बीच के बच्चे अगर जघन्य अपराध करते हैं तो उन्हें वयस्क माना जा सकता है। समस्या यहाँ आती है कि जघन्य अपराध साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। पुणे फोर्स केस में हमने देखा है कि सिस्टम ने उसे बचाने की कोशिश की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अवैज्ञानिक सबूतों को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर एक 17 साल का लड़का शराब पीकर 200 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा है तो उसका मानसिक विकास एक वयस्क जैसा है। कोर्ट को अब मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सिद्धांत पर काम करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 14 सबको समानता देता है, तो फिर अपराधी की उम्र के नाम पे पीड़ित के न्याय के अधिकार को क्यों कुचला जाए? कानून को अब उम्र नहीं बल्कि अपराध की क्रूरता देखनी चाहिए। जी वकील साहब, अब बात करते हैं उस हिट एंड रन कानून की जिसमें पूरे देश की ड्राइवर हड़ताल पर चले गए थे। नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में 10 साल की सजा का प्रावधान है। क्या आपको वाकई लगता है कि सिर्फ सजा बढ़ा देने से ड्राइवरों के मन में खौफ पैदा होगा या यह सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएगा? देखिए स्नेहलता जी, सिर्फ सजा बढ़ाना इलाज नहीं है बल्कि सजा का निश्चित होना जरूरी है। ड्राइवरों का डर ये था कि अगर वे मौके पर रुकते हैं तो भीड़ उन्हें मार देगी और अगर भागते हैं तो कानून उन्हें 10 साल के लिए अंदर कर देगा। लेकिन कानून की मंशा सही है। धारा 106(2) साफ कहती है कि अगर आप एक्सीडेंट के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देते तो सजा सख्त होगी। इसका मकसद है कि पीड़ित को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाया जा सके। संविधान हमें जीवन का अधिकार देता है और यह कानून उसी अधिकार की रक्षा के लिए है। समस्या तब आएगी ना जब पुलिस इस धारा का इस्तेमाल उगाही के लिए करेगी। कानून का खौफ तो तब होगा जब उत्तम नगर जैसे केस में ड्राइवर को सच में 10 साल की सजा काटनी पड़ेगी। जब तक बड़े उदाहरण पेश नहीं होंगे सड़कों पर यह लापरवाही खत्म नहीं होगी। एक अब मैं कड़वा सवाल पूछना चाह रही हूँ, इंश्योरेंस कंपनी को लेकर भी है। मेरा सवाल इंश्योरेंस कंपनी को लेकर है। अक्सर देखा जाता है कि जब मुआवजे की बात आती है तो ये कंपनियां नशे या कागजों की कमी का बहाना बनाकर पीड़ित परिवार को सालों कोर्ट के चक्कर कटवाती है। क्या यह पीड़ित को दोबारा प्रताड़ित करने जैसा नहीं है? स्नेहलता जी, इंश्योरेंस कंपनियां अक्सर व्यापारिक नजरिए से काम करती हैं, मानवीय संवेदना से नहीं। कानून में मोटर वाहन अधिनियम के तहत पीड़ित को तुरंत राहत मिलनी चाहिए, लेकिन कंपनियां लापरवाही साबित करने में सालों लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी पहले पीड़ित को भुगतान करे और अगर ड्राइवर की गलती है तो बाद में मालिक से पैसा वसूले। इसे पे एंड रिकवर का सिद्धांत कहते हैं। पे एंड रिकवर का सिद्धांत कहते हैं, लेकिन कंपनियां इसे दबाए रखती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अब डिजिटल रिकॉर्ड्स को जुटलाना मुश्किल है, फिर भी ये कंपनियां तकनीकी खामियों का फायदा उठाती हैं। एक गरीब परिवार के लिए इंश्योरेंस कंपनी के महंगे वकील से लड़ना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। यहाँ कोर्ट को सख्त रुख अपनाना चाहिए और इन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाना होगा अगर वो जानबूझकर क्लेम अटकाती है। निशान जी, अंत में एक बहुत ही भावुक सवाल करने में जा रही हूँ। जब एमएसटी कोर्ट में एक मासूम बच्चे की जान की कीमत रुपयों में तय की जाती है, जैसे उसकी उम्र और भविष्य की कमाई का हिसाब लगाया जाता है,
क्या यह कानून की सबसे बड़ी नीति हार नहीं है? क्या किसी माँ की कोख की कीमत चंद लाख रुपए में हो सकती है? स्नेहलता जी, वकील होने के नाते भी मैं यह मानता हूँ कि यह कानून का सबसे दुखद पहलू है। किसी भी इंसान की जान बेशकीमती है। जी। कानून में इसे पिक्यूनियर कंपनसेशन कहते हैं, जो सिर्फ आर्थिक नुकसान की भरपाई की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने लता वाधवा और सरला वर्मा जैसे केसों में मुआवजों की गणना के लिए कुछ फॉर्मूला बनाए गए थे। बच्चों के केस में भविष्य की संभावनाओं को जोड़ा जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी रकम उस बच्चे को वापस नहीं ला सकती। संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का बात करता है, और उस गरिमा में न्याय भी शामिल है। कानून को मुआवजे से आगे बढ़कर अपराधी को ऐसी सजा देनी चाहिए जो समाज के लिए नाजीर बने। मुआवजा सिर्फ एक मरहम है, और तो उम्र भर रहता है। हमें कानून में दंडात्मक हर्जाने, प्यूनिटिव डैमेजेस का प्रावधान और मजबूत करना होगा, ताकि लापरवाही करने वालों की रूह कांप जाए। यहाँ स्नेहलता और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे ए न्यूज़ को आपने इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया। लेकिन मेरा भी अगला सवाल ये भी है कि उत्तम नगर मामले में अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो क्या पुलिस फिर से वही पुरानी कहानी बना देती, जैसे बस की ब्रेक फेल हो गई थी या मृतक अचानक सामने आ गया था? क्या बिना वीडियो सबूत के भी आज की तारीख में इंसाफ मिलना मुमकिन है? आपने बिल्कुल करवा सच बोला है। अगर उस दिन सीसीटीवी कैमरा नहीं होते तो पुलिस और ट्रांसपोर्ट कंपनी के वकील अब तक इसे यांत्रिक खराबी या मृतक की लापरवाही साबित कर चुके होते। हमारे पुराने कानून में पुलिस की गवाही और चश्मदीद गवाहों पर ही सारा दारोमदार होता था, जिन्हें डराना या खरीदना बहुत आसान है। लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आने से चीजें बदली हैं। अब डिजिटल साक्ष्य यानी सीसीटीवी फुटेज, डैश कैम जो गाड़ी के में लगे होते हैं, या मोबाइल वीडियो को प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है। पहले इसे साबित करने के लिए बहुत पापर बिलने पड़ते थे, लेकिन अब बीएनएस की धारा 63 के तहत डिजिटल रिकॉर्ड की प्रामाणिकता को बहुत मजबूती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सफ़ी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश के केस में साफ कहा था, न्याय के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य है। आज के दौर में सीसीटीवी सिर्फ एक कैमरा नहीं, बल्कि वो गवाह है जो कभी झूठ नहीं बोलता और न ही कभी बिकता है। उत्तम नगर जैसे केस में वीडियो ने ड्राइवर के नशे और उसकी लापरवाही को सीधे कैद कर लिया, जिससे पुलिस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। निशांत जी, सड़कों के गड्ढे पर लौटते हैं, अक्सर ठेकेदार और विभाग अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहते हैं। ठेकेदार कहता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी, विभाग कहता है फंड नहीं था। कानून की नजर में असली गुनहगार कौन है? क्या ये अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर बच सकते हैं? कानून बहुत साफ है, लेकिन इसे लागू करने में ही खेल होता है। कानून में एक सिद्धांत है, डिलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डिलेगियर। इसका मतलब है कि अगर जिम्मेदारी आपकी है तो आप इसे दूसरे पर थोप कर अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी या एमसीडी ने किसी को ठेका दिया तो मुख्य विभाग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत लापरवाही से मौत में ठेकेदार को लपेटा जा सकता है। ठेकेदार का सब कॉन्ट्रैक्टर रखना उसकी निजी मामला है, लेकिन जनता की जान के प्रति जवाबदेही मुख्य ठेकेदार और उस विभाग के इंजीनियर की होनी चाहिए जिसने काम को पास किया। संविधान का अनुच्छेद 21 हमें सुरक्षित सड़कों का अधिकार देता है। अगर काम खराब है के तहत सरकार और मुख्य ठेकेदार दोनों को जेल और मुआवजा दोनों भुगतना होगा। ये भागने के रास्ते अब बंद होने चाहिए।
क्योंकि लापरवाही किसी की भी हो, जान तो बेगुनाह की गई है। जी, जान तो बेगुनाह की चली जाती है और ये अपराधी आरोपी एक किस्म के लोग बच जाते हैं अपराधी होने से। निशांत जी, क्या वीवीएस लायबिलिटी के तहत हम सरकार से उन गड्ढों के लिए करोड़ों का हर्जाना वसूल सकते हैं जो जानलेवा साबित हुए? क्या ऐसा कोई केस हुआ है जहां सरकार को अपनी लापरवाही के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी हो? जी बिल्कुल, इसमें लता जी, वीवीएस लायबिलिटी का मतलब ही यही है कि मालिक अपने नौकर के काम के लिए जिम्मेदार है। यहाँ सरकार मालिक है और इंजीनियर या ठेकेदार उसका नौकर। सुप्रीम कोर्ट ने नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार जैसे केसों में साफ किया कि अगर राज्य की लापरवाही से किसी के मौलिक अधिकार जैसे जीवन का अधिकार का हनन होता है तो सरकार को भारी मुआवजा देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल ही में एक मामले में सरकार को निर्देश दिया था कि सड़क पर खुले गड्ढे या मैन होल की वजह से हुई मौत पर पीड़ित परिवार को करोड़ों का हर्जाना दिया जाए। लेकिन समस्या ये है कि हर्जाना सरकारी खजाने यानी हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। मेरी लड़ाई ये है कि ये पैसा उस दोषी अधिकारी की तनख्वाह या संपत्ति से वसूला जाना चाहिए। जब तक अधिकारी की अपनी जेब खाली नहीं होगी वो सड़कों के गड्ढे नहीं भरेंगे। निशांत जी, मेरा अगला सवाल है, सरकारें तो बड़े बड़े विज्ञापनों में रोड सेफ्टी और स्मार्ट सिटी की बातें करती है, पर हकीकत में ये बजट आखिर कहाँ खर्च होता है जब दिल्ली के पॉस कॉलोनी के बाहर भी मौत के गड्ढे खुले हुए हैं? क्या इस पर कोई कानूनी ऑडिट नहीं होनी चाहिए? ये विज्ञापनों और धरातल के बीच की जो खाई है वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। सड़क सुरक्षा के नाम पर भारी भरकम रोड सेफ्टी फंड वसूला जाता है। कानूनन इस पैसे का इस्तेमाल सड़कों को सुरक्षित बनाने, साइन बोर्ड लगवाने और गड्ढे भरने में होना चाहिए। यहाँ भारतीय संविधान का आर्टिकल 141 और 142 बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट जनहित में निर्देश दे सकता है और वकीलों को अब सोशल ऑडिट की मांग करनी चाहिए। अगर किसी सड़क पर बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 के तहत उस इलाके के अधिकारी पर जांच बैठानी चाहिए कि बजट कहाँ गया। सीएजी की रिपोर्ट में 60 करोड़ों का गबन मिलता है, लेकिन एक्सीडेंट के केस में उसे कभी लिंक नहीं किया जाता। जब तक बजट की एक एक पाई का हिसाब रोड क्वालिटी से नहीं जुड़ा जाएगा, ये स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों पर ही चमकेंगी, सड़कों पर तो सिर्फ खून ही दिखेगा। वकील साहब, आखिरी सवाल इस भाग का कि जो हम पूछने जा रहे हैं, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि ड्राइविंग लाइसेंस को अपराधी के क्रिमिनल रिकॉर्ड और आधार कार्ड से सीधा लिंक कर दिया जाए, ताकि अगर कोई उत्तम नगर जैसी नशेड़ी ड्राइवर दोबारा स्टीयरिंग पकड़ना चाहे तो सिस्टम उसे वहीं रोक दे? ये सुझाव नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है। कभी क्या होता है कि एक जगह लाइसेंस रद्द होता है तो ड्राइवर दूसरी जगह से नया बनवा लेता है, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम और नए डिजिटल नियमों के तहत सरकार सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बना रही है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) हमें पेशा चुनने की आज़ादी देता है, लेकिन ये आज़ादी किसी को कुचलने का अधिकार नहीं देती। अगर किसी ड्राइवर का रिकॉर्ड नशे में ड्राइविंग या हिट एंड रन केस का है तो उसका लाइसेंस उम्र भर के लिए रद्द होना चाहिए और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाना चाहिए। जब तक ड्राइविंग लाइसेंस आपके चरित्र प्रमाण पत्र से नहीं जुड़ेगा तब तक ये आदतन अपराधी सड़क पर मौत बांटते रहेंगे। जी, इस लाइसेंस को बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए अन्यथा जी। वो अक्सर देखा गया है कि सबकी रियली लाइसेंस आराम से लाइसेंस 4000 में बन जाता है, भले वो लाइसेंस रद्द भी हो गया हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, अभी गवाहों की सुरक्षा की बात करना चाहती हूँ।
जहां गवाहों की सुरक्षा रसूखदारों के दबाव और दिल्ली की सड़कों पर छिपी साजिशों पर होती है। तो मेरा सवाल ये है निशान जी कि जो रसूखदार लोग हैं अक्सर एक्सीडेंट के बाद पीड़ित परिवार को धमकाने लगते हैं या लालच भी दे देते हैं। हमने देखा है कि कई बार गरीब परिवार डर के मारे पीछे हट जाता है। ऐसे गवाहों की सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या पुख्ता इंतजाम है? क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि एक ताकतवर आदमी सरेआम सच का गला घोट देता है? यह हमारे कानूनी सिस्टम की सबसे दुखती बात है। अखिलता जी, अमीर आदमी के पास वकीलों की फौज और डराने के लिए बाहुबली होते हैं, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए दौर में कुछ रास्ते खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र चावला बनाम भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसलों में गवाह सुरक्षा योजना विटनेस प्रोटेक्शन को देश का कानून घोषित किया था। इसके तहत गवाह की पहचान गुप्त रखना, उसे नई पहचान देना और सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन करवा सच ये है, ये योजना अभी भी छोटे मामलों में लागू नहीं हो पाती। संविधान का अनुच्छेद 21 हमें सुरक्षित जीवन का हक देता है और इसमें निष्पक्ष गवाही का हक भी शामिल है। अगर कोई गवाह को धमकाता है तो बीएनएस की धारा 195 के तहत उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। पर रसूखदार लोग अक्सर पुलिस के साथ मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं कि गवाह खुद को अकेला महसूस करने लगता है। मेरी राय में गवाहों की सुरक्षा के लिए एक अलग फंड और पुलिस की एक स्वतंत्र विंग होनी चाहिए जो स्थानीय थानों की प्रभाव से बाहर हो। जी निशान जी, एक और चालाकी जो अक्सर देखने को मिलती है, क्या 138 चेक बाउंस केसेस का इस्तेमाल एक्सीडेंटल क्लेम के सेटलमेंट को अटकाने के लिए हथियार का रूप लिया जा रहा है या उसको रूप में बदला जा सकता है? क्या ये बदला जा रहा है? अक्सर क्या करते हैं, अक्सर रसूखदार लोग जो अमीर लोग हैं मुआवजे के बदले चेक दे देते हैं और बाद में उसे बाउंस करवा देते हैं। यह पीड़ित के साथ डबल मजाक नहीं है? यह बहुत ही सातिर तरीका है। इसे कानूनी भाषा में डिलीवरी ऑफ जस्टिस को रोकना कहते हैं। अक्सर एक्सीडेंट के मामलों में कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए अपराधी पक्ष पीड़ित को चेक थमा देते हैं ताकि केस रफा दफा हो जाए, लेकिन बाद में वो चेक बाउंस हो जाता है। यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 लागू होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजेश जैन बनाम अजय सिंह जैसे मामलों में बहुत सख्त रूप अपनाया है। अगर कोई समझौते का चेक बाउंस करता है तो उसे न सिर्फ चेक की रकम का दुगना देना पड़ सकता है बल्कि उसे जेल भी जाना होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अब चेक के साथ साथ व्हाट्सएप पर हुई बातचीत या समझौता के वीडियो को भी सबूत माना जाता है। मेरा मशवरा है कि पीड़ित कभी भी पोस्ट डेटेड चेक पर समझौता न करे। समझौता तभी माना जाना चाहिए जब पैसा सीधे खाते में आ जाए। रसूखदार लोग कानून की पेचीदगियों को हथियार बनाते हैं, लेकिन एक सजग वकील उस हथियार को उन पर ही पलट सकता है। अब मेरा इसी भी एक सवाल है, एक्सीडेंट को लेके हो रहा है और हम इंश्योरेंस की बात करते हैं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का नाम तो सब सुनते हैं, लेकिन इसका वो सच क्या है जो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आम जनता को नहीं बताती है? क्या ये सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति है या वाकई इसमें पीड़ित को उसका हक मिलता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दरअसल पीड़ित के लिए एक जीवनदान है, लेकिन कंपनियां इसे जानबूझकर छिपाती हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत हर वाहन के लिए यह बीमा अनिवार्य है। इसका मतलब है कि अगर मेरी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट होता है तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा देगी। कंपनियां अक्सर क्या छिपाती हैं, वे ये नहीं बताती कि मुआवजे की कोई ऊपरी सीमा लिमिट नहीं है। अगर एक्सीडेंट में मरने वाला व्यक्ति बहुत कमाऊ था तो कोर्ट करोड़ों का मुआवजा भी दिला सकता है। कंपनियां अक्सर पीड़ित को डराती है कि ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था,
या गाड़ी का फिटनेस खत्म था, हम्म, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। हम्म, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पे एंड रिकवरी का सिद्धांत बहुत साफ है। हम्म, कंपनी को पहले पीड़ित का पैसा देना ही होगा, बाद में वो मालिक से वसूलता है। हम्म, संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा की बात करता है हम्म, और मुआवजा उसी का एक हिस्सा है। लोगों को पता होना चाहिए कि क्लेम के लिए एक्सीडेंट के 6 महीने के भीतर एमएससीटी कोर्ट जाना बहुत जरूरी है, वरना देरी का फायदा कंपनियां उठा ले जाती हैं। आपकी एक जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट। अक्सर हमें ये जानकारी के अभाव में हम लोग कई बार इन केस के पेचीदगियों से फंस जाते हैं और रिजल्ट नहीं आता। निशान जी, तकनीकी गलियों की बात करें तो क्या एक्सीडेंट के बाद पुलिस का फॉर्म 54 ना भरना या उसमें देरी करना केस को पूरी तरह खत्म कर देता है? अक्सर पुलिस इस फॉर्म को भरने में इतनी ढील क्यों देती है? फॉर्म 54 एक्सीडेंट केस की रीढ़ की हड्डी है। इसमें एक्सीडेंट की सारी जानकारी, गाड़ी का नंबर, इंश्योरेंस और ड्राइवर की डिटेल होती है। कानूनन पुलिस को एक्सीडेंट के 30 दिन के भीतर यह फॉर्म एमएससीटी कोर्ट और इंश्योरेंस कंपनी को भेजना होता है। पुलिस इसमें ढील इसलिए देती है क्योंकि इसी फॉर्म से तय होता है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी या नहीं। अगर पुलिस इसे भरने में देरी करती है तो इसका सीधा फायदा कंपनी को मिलता है, क्योंकि पीड़ित का केस कोर्ट में रजिस्टर ही नहीं हो पाता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए नियमों के तहत अब इस प्रक्रिया को डिजिटल करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर पुलिस अधिकारी इसमें देरी करता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत मुआवजे का हक भी एक तरह का संपत्ति का अधिकार है और पुलिस की लापरवाही इस अधिकार को छीनने जैसा है। पीड़ित परिवार को हमेशा थाने जाकर पूछना चाहिए कि एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फॉर्म 54 कब भरा गया। निशान जी, आखिरी सवाल इस पार्ट का। लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं में जहां वीवीआईपी शामिल हो, वहां एक वकील के लिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना कितना जानलेवा हो सकता है। जब आरोपी खुद सत्ता में बैठा हो तो गवाहों को बचाना और सबूत जुटाना क्या लोहे के चने चबवाने जैसा नहीं है? इसलिए लता जी, ऐसी परिस्थितियों में वकालत करना आग के दरिया में उतरने जैसा है। लक्ष्मीपुरी खेरी जैसे केस में जहां गाड़ियां सरेआम किसानों को कुचल देती है, वहां सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जांच को प्रभावित होने से रोकना। ऐसे मामलों में संविधान का अनुच्छेद 141 और 142 काम आता है, जहां सुप्रीम कोर्ट कुछ संज्ञान लेकर जांच की निगरानी करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अब पुलिस की डायरी और लोकेशन डेटा को मिटाना मुश्किल हो गया है, लेकिन रसूखदार लोग अक्सर डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। वकील के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर कोर्ट मॉनिटर प्रोब की मांग करें। जब तक पुलिस पर बड़ी अदालत का डंडा नहीं होगा, वो वीवीआईपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। ऐसे केसेस में कानून की जीत। धन्यवाद निशांत जी, आपने हमें ये कानून की बारीकियां बताई हमारे दर्शकों को, और उम्मीद है कि आपसे बताई गई जितनी भी बारीकियां हैं हम सब के काम आएगी। अगर हमारे काम आती है या हम किसी को ये बातें बता सकते हैं, किसी को हम अच्छा एडवाइस दे सकते हैं आपके इस जो आपने हमारे सवालों को जवाब दिया। नमस्ते।